ओके। सभी लोग ज्वाइन कर लिए। यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लीजिए। सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एंड इससे जो जुड़ी हुई थ्योरी है उनको हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन? यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सर जितना हमारा समाज में इंटरेक्शन होता है, जितने हम समाज के लिए फेमस रहते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं, ओके। जितना हम मिल के रहते ओके। और एनीवन? तो वो प्रोसेस जिसमें कि कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने मतलब बिलीफ वगैरह कोई स्किल वगैरह को सीखता हो, तो सोसाइटी का उसका खुद का अपना बिलीफ हो स्किल में। ओके। सो बेसिकली सोशलाइजेशन, देखो ये टर्म जो है इसमें दो चीजें हैं। एक तो सोसाइटी है, और लास्ट में अगर टी आई ओ एन आता है, आई ओ एन आता है, मतलब वो प्रोसेस होता है। ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से कोई पर्सन सोशल बनता है या कुछ लर्न करता है, वो किसी बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, कुछ सीख रहा होता है। कहाँ से? फ्रॉम दी सोसाइटी। ओके। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच समवन इज लाइक अडॉप्टिंग समथिंग और एनी काइंड ऑफ बिहेवियर और लर्निंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ, बर्थ हुआ उसका, चाइल्ड का। तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। ओके। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से होता है? तो जो प्राइमरी जो केयर गिवर होता है, जैसे मदर है, ओके, फादर है, वो उसको सिखाते हैं। ओके, बोलना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उसको सिखाते हैं। तो वो जो सोशलाइजेशन, जो कुछ वो सीख रहा है, जो लर्न कर रहा है, जो बिहेवियर लर्न कर रहा है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से एक बच्चा जो है धीरे धीरे करके सीखना स्टार्ट करता है। ओके, क्योंकि छोटा बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो वो सोशलाइजेशन आपका, अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि सोशलाइजेशन कब से कब तक होता है, तो जैसे एक जन्म हो जाएगा बच्चे का, बर्थ से लेके सोशलाइजेशन स्टार्ट, मतलब वो सोशलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि लर्न करना, कुछ भी सीखना, कुछ भी एनीथिंग, वो सोशलाइजेशन में आएगा, मतलब समाज से। तो बर्थ से लेके डेथ के पहले पहले तक। सर सोशलाइजेशन तो एक तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगी ना, ये तो जीवन भर सीखता ही रहता है व्यक्ति। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। ठीक है। तो बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ओके, उसमें हमेशा एक पर्सन सीखता रहता है कुछ ना कुछ। तो दिस इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। और नेवर एंडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा रहेगा, डेथ से मतलब डेथ से पहले और जन्म के बाद वो जो बीच का टाइम होता है उसमें हमेशा वो सीखता रहेगा। ओके, तो उसको हम सोशलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत मत कर देना। ठीक है। तो एक ऐसा एक्ट जिसके माध्यम से हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं। जैसे एक मान लीजिए स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है, तो वहाँ के जो बिहेवियर है, वहाँ की नॉर्म्स है, वहाँ की जो वैल्यूज को सीखता है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सीखता है। यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ कुछ सीखता है। नए शहर में जाएगा तो वहाँ कुछ सीखेगा। अपने एक घर से जब बाहर घूमना स्टार्ट करता है एक बच्चा, तो उस सिटी, उस शहर, उस मोहल्ले के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसको सीखता है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। दैट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी। क्लियर है? तो लर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपने बिहेवियर के अंदर वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है। इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है। किसके माध्यम से? सोशलाइजेशन के माध्यम से। वो कुछ सीख रहा है, कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है। उसका खुद का सेल्फ कंसेप्ट जो होता है वो भी डेवलप होता है। ओके। तो हम लोग सोशलाइजेशन थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे इसके माध्यम से हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से किसी पर्सन का जो सेल्फ है, उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है या अवर सेल्फ है, वो किस प्रकार से डेवलप होता है थ्रू दी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किससे? सोसाइटी से। जो यहाँ पर मैंने बात की कि वो कुछ सीख रहा है, किससे सीख रहा है? सोसाइटी से सीख रहा है। चाहे वो मदर हो, फादर हो, फ्रेंड हो, कलीग्स हो, टीचर हो, या आसपास की सोसाइटी हो। तो थ्रू दी इंटरेक्शन वो किस प्रकार से सीखता है और किस प्रकार से उसका सेल्फ, अवर सेल्फ, उसका सेल्फ कंसेप्ट है, वो कैसे डेवलप होता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे थ्योरी के माध्यम से। तो यहाँ तक क्लियर है? हैं। यस सर। यस सर। हाँ। ठीक है, एस सर बोलने के बाद सब लोग म्यूट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट इसमें पहला जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास। तो लुकिंग ग्लास थ्योरी या कंसेप्ट, बात एक ही होती है।
ओके, तो लुकिंग ग्लास का मतलब, ग्लास का मतलब यहाँ पर है सोसाइटी। ये मिरर की तरह काम करती है। सोसाइटी कैसे काम करती है? मिरर की तरह। जब भी आप इसमें देखेंगे एज ए पर्सन, ठीक है, तो ये जो मिरर है, मिरर कुछ नहीं, ये सोसाइटी होती है। तो ये जो लुकिंग ग्लास थ्योरी है, जो कि किसके द्वारा दी गई है, बताइए एनीवन। सीएच कोले। चार्ल्स कूले सर। कूले। बिल्कुल, सी एच स्कूल। सी कूले एच के कूले। हाँ, तो सी एच कूले के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, ओके, उसका सेल्फ डेवलप कैसे होता है। ओके, किस प्रकार से सोशलाइजेशन टेक प्लेस, सोशलाइजेशन होता है। ओके, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से किसी पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो डेवलप कैसे होती है, कि किस प्रकार से लोग उसको परसीव करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो मिरर है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है लुकिंग ग्लास थ्योरी, मतलब कहाँ देखना है? ग्लास में। ग्लास में मतलब सोसाइटी को देखना है। तो सोसाइटी आपको कैसे परसीव करेगी उस पर्सन को, उसी प्रकार से पर्सन का आइडेंटिटी डेवलप होता है, उसका सेल्फ डेवलप होता है। समझ में आ रहा है कि हम्म। यस सर, यस सर। किस प्रकार से पेरेंट्स आपको देखते हैं, किस प्रकार से आपके फ्रेंड आपको देखते हैं, कि आपका बिहेवियर अच्छा है कि नहीं है, राइट, आपका नेचर लविंग है कि नहीं है, किस प्रकार का है, आपके फ्रेंड कैसे देखते हैं, आपका पार्टनर कैसे देखता है आपको। तो ये सभी की सभी सोसाइटी का हिस्सा है, ये सभी के सभी मिरर हैं। ओके, तो ये सभी के सभी लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं, उसके आधार पर आप अंडरस्टैंड करते हैं और फिर अपना खुद का सेल्फ जो है वो डेवलप करते हैं। इंडिविजुअल का जो सेल्फ होता है इस प्रकार से डेवलप होता है, थ्रू दी सोशलाइजेशन। ओके, व्हेन वी सी इन द सोसाइटी लाइक मिरर, उसके माध्यम से हमारा सेल्फ जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो रहा होता है। ओके, कि लोग हमको कैसे देख रहे हैं, लोगों की नज़र में हम कैसे हैं। ओके, तो लोग कैसे हमको देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं, उसके आधार पर पर्सन अपने आप को एवेल्युएट करेगा, अपने आप को जज करेगा और अपना खुद का जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ है वो, सेल्फ आइडेंटिटी है वो, उसको डेवलप करेगा। ओके, तो सेल्फ यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि सोशलाइजेशन क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो कि सोसाइटी से डेवलप हो रही है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो कैसे डेवलप होती है? थ्रू द इन्फ्लुएंस विद द इंटरेक्शन विद द पीपल। लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, लोगों से बातचीत करके, लोगों से रिश्ते बना करके हमारा सेल्फ कंसेप्ट या जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो डेवलप होती है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास थ्योरी। लुकिंग ग्लास का मतलब मिरर, मिरर मतलब सोसाइटी। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है इसमें मीट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, जीएस मीट के द्वारा सोशलाइजेशन की थ्योरी दी गई। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सोशलाइजेशन जो है, मतलब सोशलाइजेशन के माध्यम से ही किसी पर्सन का जो आवर सेल्फ है, खुद का जो सेल्फ है वो डेवलप होता है, जब लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, एंड पीपल इंटरेक्ट विद द अदर पीपल, उसके माध्यम से उसका सेल्फ डेवलप डेवलप हो रहा होता है। ओके, जैसे जिस प्रकार से हमारा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है, ओके, ओके, उसी प्रकार से उसका पर्सनालिटी, उसका सेल्फ, उसका डेवलप होता जाता है। कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका जन्म एक रिच फैमिली में हुआ, एक बच्चे का जन्म जो है स्लम एरिया में हुआ, तो दोनों की पर्सनालिटी, दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ अलग अलग टाइप से है। ओके, तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंस होता है। ये जो मीट थ्योरी है, इसमें जो द सेल्फ है, इसके दो कंपोनेंट है इन्होंने बताया, एक है आई, एक है मी। ओके, आई का मतलब क्या होता है और मी का मतलब क्या होता है? ये सोशलाइज एस्पेक्ट होता है। ओके, सोशलाइज एस्पेक्ट जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है, सोशलाइज का मतलब होता है सोसाइटी के माध्यम से, सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके आधार पे आप कैसे बनते हैं, आप लोगों से सोशलाइज होते हैं, तो वो उसके आधार पे आपका मी बनता है। तो सोशलाइजेशन के माध्यम से आपका मी बनता है, और मी इन्फ्लुएंस करता है आई को। तो आई कैसे बनता है? मी के आधार पर। तो सर ओके, आई सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया ना। हाँ, इसको हम सेल्फ बोलते हैं। तो सेल्फ का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आप खुद के इम्पल्सिस और खुद के एस्पेक्ट को लेकर के सेल्फ बना लेंगे, उस पर इन्फ्लुएंस मी का होता है, जो कि पहले वाली थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो आई इन्फ्लुएंस विद द मी, एंड मी कैसे डेवलप होता है? थ्रू दी सोशलाइजेशन, थ्रू दी इंटरेक्शन विद द पीपल। ओके, जैसे मान लीजिए आप जिस प्रकार की सोसाइटी में रह रहे हैं, उसकी नॉर्म्स, उसकी सोशल नॉर्म्स होंगी, उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, उसके कुछ वैल्यूज होंगी, उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो उसके आधार पर आप रहेंगे, जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करेंगे, तो आपका जो मी होगा वो जिस प्रकार का डेवलप होगा, आई उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और आई का खुद का जो, ये बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस इंपल्सेस होती हैं पर्सन की खुद की। ओके, खुद का सेल्फ होता है, वो क्रिएटिव हो कैसा है, कितना क्रिएटिव है, वो सब चीज़ें जो कि जन्म से मिलती हैं,
और मी जो होता है सोशलाइज एस्पेक्ट होता है, वो दोनों मिलकर के पर्सन का द सेल्फ या जो सेल्फ है या जो आइडेंटिटी है वो डेवलप करता है। तो यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आई एंड मी, इन दोनों को याद रखना है। एग्जाम में अगर आएगा तो मीट थ्योरी को लेकर के तो ये दोनों चीजें आएंगी। क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ओके। तो डिफरेंट इंडिविजुअल का इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ डिफरेंट होता है, इसी वजह से हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, राइट। जिस प्रकार का उसका इंटरेक्शन होगा, जिस प्रकार से इंडिविजुअल का जो है सोसाइटी को अडॉप्ट करेगा, जैसे वो सोसाइटी को देखेगा परसीव करेगा, उसी प्रकार से उसका खुद का जो इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ अलग अलग होगा, और उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर उसी प्रकार से डेवलप होगा। इसी वजह से हर एक पर्सन का जो सेल्फ होता है, जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वो भी अलग होती है। क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। Yes. ठीक है। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। साइको एनालिटिकल थ्योरी, प्लीज म्यूट करिए। साइको एनालिटिकल थ्योरी का अगर किसी के लिए हमारी इमेज अच्छी है तो खुद के लिए हमारी इमेज अच्छी होगी। सच। बिल्कुल, देखिए किसी के लिए मतलब ऐसा होता है कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं। अगर आप अच्छे होंगे इन जनरली तो लोग आपको सही तरीके से परसीव करेंगे, उनको लगेगा कि आपका नेचर अच्छा है, अच्छा स्वभाव है, तो उसी के अनुसार आप इमेज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सुबह कॉलेज जा रहे हैं, ओके, और 100 लोग आए आपको बोलें कि नहीं ये आप में ये बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इवनिंग में लगेगा कि यार 100 लोग हमसे आके बोल गए हैं कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप अपनी इमेज जो है, आई जो है, दूसरे के आधार पर बनाते हैं ना। अपना जो सेल्फ होता है कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, उसके आधार पर बनाते हैं, ना कि एक दो लोगों की वजह से। जैसे मान लीजिए 100 लोगों में एक दो लोग तो कुछ बोल ही सकते हैं ना, तो वैसे हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर सभी लोग बोलेंगे तो फिर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी क्या इस प्रकार की है या हमारा स्वभाव क्या इस प्रकार का है। तो बाहर के लोगों को, सोसाइटी को हम देख करके अपने खुद का बिहेवियर को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, या उसको बदल भी रहे होते हैं कभी कभी। जब जरूरत होती है तो हम बदलते भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं हम सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या होती है एनीवन? बताइए। चलिए ये ईगो को सफर ईगो बेकार करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं। एक होता है ईद, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। तो बेसिकली देखो, जो सिगमंड फ्राइड है, इनका जो मेन फोकस है, इनका ऐसा मानना है कि किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी है ना, या उसका जो बिहेवियर होता है, वो जन्म से लेकर 3 साल तक डेवलप हो जाता है। उसकी पर्सनालिटी या उसका बिहेवियर जो होता है, तो जन्म से लेकर 3 साल तक के माध्यम से जो सोशलाइजेशन होगा, जिस प्रकार का सोशलाइजेशन होगा, उसकी पर्सनालिटी उसी प्रकार की बन जाएगी, उसका बिहेवियर भी उसी प्रकार का डेवलप हो जाएगा। और ये बाद में आगे लाइफ में 30 ईयर 40 ईयर बाद में किसी भी टाइम पर कहीं ना कहीं पर्सन की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कि मतलब जन्म के बाद या जन्म से लेकर 3 साल तक जैसा आपका पर्सन स्वभाव बना, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपकी पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं बाद में आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इनका वैसा मानना है। बाकी इसमें इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है इसका, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई पर्सन 3 साल तक ही सब कुछ सीख ले या सब कुछ उसकी पर्सनालिटी का विकास हो जाए। बाद में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है, तो पर्सन सीखता जाता है। ओके, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी पर्सन की पर्सनालिटी के फॉर्म होने में। ओके, तो वो पूरी की पूरी लाइफ में, रेस्ट ऑफ द लाइफ, वो हमेशा इन्फ्लुएंस करता रहता है, जो बचपन में जो कुछ जो उसकी पर्सनालिटी का विकास होता है। ओके, और इन्होंने बताया कि जो माइंड है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला ईद है, दूसरा ईगो है, तीसरा है सुपर ईगो। तो किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी है, इसका बिहेवियर है, अगर उसको प्रॉपरली फंक्शन करना है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। तीनों के तीनों जो पार्ट है, ईद, सुपर ईगो और ईगो, जो है आपस में सही तरीके से फंक्शन करना चाहिए। ओके, तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो डोमिनेंट होना चाहिए, तभी सही तरीके से पर्सनालिटी उभर के आती है। अदरवाइज सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो इसमें जो ईगो होता है, ईद, ईगो, सुपर ईगो में ईद कैसे काम करता है बताइए। फिर चाइल्डिश बिहेवियर को बताता है। चाइल्ड बिहेवियर को दिखाते हैं ना। ठीक है। हाँ, ये और आपका ईगो वर्क करता है पेरेंट के लिए। प्रिंसिपल, ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। देखो ये ग्रेटिफिकेशन जो पे टर्म काम है उसको करता याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ये जो ईद होता है वो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे फंक्शन करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जैसे बच्चों का स्वभाव होता है ना, उनको कुछ चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज रोने लगते हैं।
क्योंकि उसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उनको मजा आता है कोई चीज़ को तुरंत देने में, तो वो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर होता है। दूसरा है ईगो। ईगो मतलब होता है ये कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी, कि जो सही है जो तार्किक है वो उसके आधार पर जो है वो डिसीजन लेगा। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी। कि जो बिल्कुल सही है, जो रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि मान लीजिए बूढ़े लोग हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं सब कुछ सही किया जाए, बच्चों को समझाते हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के, तो वो मोरालिटी प्रिंसिपल को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और रैशनैलिटी प्रिंसिपल को जो फॉलो करता है मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक माध्यम बनता है, एज रेफरी काम करता है, एज मीडिएटर काम करता है। तो जो ईद की जो भी जो ग्रेटिफिकेशन होती है या उसको जो प्लेजर चाहिए, या फिर जो सुपर ईगो का जो मोरालिटी का प्रिंसिपल है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना हर चीज़ को, तो ये बीच में एज ए मीडियम की तरह काम करता है और फोकस करता है किसी न किसी रूप से दोनों में बैलेंस बनाने का। तो किसी पर्सन का अगर ईगो स्ट्रांग है, ईगो मतलब ये ईगो नहीं जो हम लोग बात करते हैं, ईगो जो कंपोनेंट है हमारे माइंड का, वो अगर अच्छा है तो वो सही डिसीजन ले पाएगा। ओके, वो सही एक लीडर बन सकता है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसका अच्छा होगा। रैशनैलिटी के आधार पर वो डिसीजन लेगा, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच का रास्ता देखेगा कहीं ना कहीं वो। तो ये बता रहे हैं कि जो पर्सनालिटी किसी पर्सन की पर्सनालिटी होती है, अगर तीनों में सही से एक कॉन्ग्रुएंस रहे, या बोल सकते हैं जो ईगो है सही तरीके से फंक्शन करे, तो उस पर्सन का जो बिहेवियर अच्छा होगा, उसके एक्शन अच्छे होंगे, उसके रिएक्शन अच्छे होंगे, और उसका पर्सनालिटी भी बेहतर बन के आएगा। ओके, तो इनका जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए किसी पर्सन का, तीनों का। मतलब ईगो इसमें ज़्यादा प्रेवलेंट होनी चाहिए क्योंकि वही मेन फंक्शन करता है, वही दोनों को कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो तीनों का, अगर ये तीनों कंपोनेंट जो पार्ट है हमारे माइंड के, शुरुआत में जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है जब बच्चे का, तो उस समय अगर सही तरीके से फंक्शन करता है, सही तरीके से फॉर्म होता है, तो बाद में उसका बेनिफिट पर्सन की पर्सनालिटी में दिखता है, उसके रोल में दिखता है, उसके बिहेवियर में वो दिखता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एक थ्योरी और है, आपने पढ़ा होगा, सर ये ट्रांजेक्शन थ्योरी। इसमें हाँ जी बोलिए। सर इसको जो है सर अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे भी रख के देख सकते हैं ना हम लोग? हाँ वैसे भी देख सकते हैं, हाँ लेकिन ये देखो कि यहाँ पर हमारा काम है यहाँ पर सोशलाइजेशन की थ्योरी को जोड़ना सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से। वो जो आप बोल रहे हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो ओ, कोई भी थ्योरी होती है, अगर हम उसको, जैसे सोशलाइजेशन की थ्योरी है, तो हम इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, ओके, जैसे साइकोडायनामिक थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, ओके, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे अगर उसको हम जोड़ना चाहें सोशलाइजेशन से या अलग थ्योरी के साथ। तो यहाँ पर हमारा फोकस है कि सोशलाइजेशन पर, इंटरेक्शन पर, और बिहेवियर और पर्सनालिटी किस प्रकार से डेवलप होती है थ्रू दी सोशलाइजेशन। तो इनका ऐसा मानना है कि सोशलाइजेशन जो होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन जन्म से लेकर 3 साल तक हो जाता है, और वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी पर्सन की पर्सनालिटी के फॉर्म होने में। और जो जन्म से लेकर 3 साल मतलब क्या हुआ कि जो माइंड है उसके जो 3 कंपोनेंट हैं, इनमें सही तरीके से जो इंटरेक्शन होना चाहिए। ओके, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करेगा पर्सन की पर्सनालिटी में बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बताते हैं कि ये जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे माइंड के, अगर ये सही तरीके से इनका इंटरप्ले जो है, इंटरेक्शन जो है प्रॉपरली होता है, तो फंक्शन पर्सन सही से फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, और उसकी पर्सनालिटी उसी के अनुसार से डेवलप होगी। तो ये जुड़ा हुआ है सोशलाइजेशन के साथ। ओके सर। क्लियर है? हाँ। जब मैं बात कर रहा था किसका, टीए थ्योरी, ट्रांजेक्शन थ्योरी, ट्रांजेक्शन एनालिसिस थ्योरी, याद है कुछ? कुछ याद आ रहा है? हम्म, जिसमें तो बेसिकली, मतलब इसमें भी एक तरह का ट्रांजैक्शन ही होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। नहीं नहीं, पीढ़ी दर एक पीढ़ी पीढ़ी से दूसरी ट्रांजेक्शन पीढ़ी में जो हम नहीं। समाज में सीखते हैं वही हम फॉलो करते हैं, जो हमारे जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, पर नहीं नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं बताता हूँ। देखो, ट्रांजेक्शन एनालिसिस थ्योरी बेसिकली ये जनरली थेरेपिस्ट यूज करते हैं कि किसी पर्सन का जैसे बिहेवियर किस प्रकार का है, किसी पर्सन का चाइल्डिश बिहेवियर है, तो जब सोशल वर्कर कम्युनिकेट करता है, ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर है कम्युनिकेशन से, कि एक सोशल वर्कर क्लाइंट से बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो वो 3 कंपोनेंट देखता है एक पर्सन के अंदर, कि उसका बिहेवियर किस प्रकार का है। एक चाइल्डिश बिहेवियर तो नहीं है, क्या उसके अंदर ईद ज़्यादा प्रेवलेंट तो नहीं है, क्या उसके अंदर ईगो ज़्यादा प्रेवलेंट तो नहीं है, या फिर सुपर ईगो ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो उसके माध्यम से वो पर्सन की बिहेवियर को बदलना चाहता है, उसके अंदर ईगो ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अगर किसी किसी कुछ लोगों का जो स्वभाव होता है वो ईद पे उसमें ज्यादा प्रेवलेंट होता है, उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, तो वो ट्रांजेक्शन एनालिसिस थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे थ्रू दी ट्रांजेक्शन मतलब थ्रू दी कम्युनिकेशन, थ्रू दी बातचीत, बातचीत के माध्यम से पर्सन
उस क्लाइंट को समझेगा, उसके अंदर उसका जो माइंड का कंपोनेंट है तीनों, इनमें से देखेगा कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा प्रेवलेंट है, फिर वो उसमें बदलाव करेगा, चेंज करेगा, ताकि उसके अंदर ईगो ज़्यादा प्रेवलेंट हो, क्योंकि यही मैन इन दोनों के बीच में रहता है, इन दोनों को मीडिएट करता है। अगर उसके अंदर ईद ज़्यादा प्रेवलेंट है उसको ठीक करेगा, या फिर सुपर ईगो ज़्यादा प्रेवलेंट है तो उसको ठीक करेगा और कोशिश करेगा कि उसके अंदर ईगो को डेवलप किया जाए। समझ में कुछ याद आ रहा है? ट्रांजेक्शन एनालिसिस थ्योरी। यस सर, यस सर। ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन से है, ट्रांजेक्शन मतलब बातचीत से। ओके, तो ये उसको किसने दी? किसके द्वारा दिया गया? एनीवन? सर आई नहीं पता, मैं भी यही पूछने आई वाली थी। आई थिंक मुझे एरिक, याद नहीं आ रहा। एरिक के द्वारा दिया गया है। आई डोंट नो, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। और स्क्रैम ट्रांजेक्शन सर, है? स्क्रैम। नहीं नहीं, एरिक वर्न तो नहीं है, एक बार चेक करो, मुझे भी एकदम भूल गया है। एक मिनट, नहीं है। एरिक ब्रेन ने दी है हाँ, सर। यस यस, वही है, एरिक वर्न ही है ना। हम्म, ठीक है। तो ये एरिक वर्न के द्वारा थ्योरी दी थी, आगे हम लोग देखेंगे उसको भी डिटेल में थोड़ा। बस बताने के लिए मैं बता दिया कि बेसिकली थोड़ा जुड़ा हुआ है ऐसे, कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे ये तीनों कंपोनेंट की, तो वहाँ पर भी हम लोग यही बात करते हैं। वहाँ पर बस इसको हम एज ए थेरेपी यूज करते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन एनालिसिस थ्योरी है, कि उसमें हम कैसे अगर उसका जो है पर्सन का बिहेवियर चाइल्डिश है या बहुत ज़्यादा मोरालिटी को फोकस कर रहा है, तो हम उसमें कैसे बदलाव करेंगे। ठीक है, तो सभी थ्योरी आपस में जोड़ के देख सकते हैं समझने के लिए, उसमें रटना नहीं होता है। ठीक है, एरिक बर्न के द्वारा दी गई है वो टीए थ्योरी। सर क्लियरली लिख दीजिए। सी इसमें देखो, अगर हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लिखेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, ये सब नोट्स में ऑलरेडी है, आप बस सुनिए, है ना। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और क्लियर लिखने का। ठीक है, तो हम बात करेंगे सोशल चेंज की। सोशल चेंज क्या होता है, फिर हम बात करते हैं इसकी अप्रोच जो थ्योरी है। सामाजिक बदलाव। ये वो तो आपने हिंदी में बता दिया, इसका मतलब क्या है? किसी भी तरह का रिफॉर्म या किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज समाज के अंदर में सर जिसको। सोसाइटी में जो इल प्रैक्टिसेस हैं उनको किसी तरह से मॉडिफिकेशन करना, किसी एक्टिविटी के थ्रू उसको चेंज करना उसके लिए, तो ताकि सब उसी को फिर फॉलो हो, सोसाइटी के अंदर फॉलो करें। जो इल प्रैक्टिसेस हैं या कुछ भी है उसको बदलना सोशल चेंज हम्म। कहलाता है। और वो इसके अलावा देखो, सोसाइटी के अंदर केवल इल प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, देखो सोशल बदलाव स्ट्रक्चर। तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, एजुकेशनल हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, हम्म इंडस्ट्रियल होता है। हम्म ओके, बदलाव बिल्कुल हो सकता है। देखो, बदलाव का सिंपल मतलब है यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बड़े स्केल पे हो सकता है, छोटे स्केल पे हो सकता है। सोसाइटी के अंदर जैसे सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनके अंदर बदलाव करना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर बदलाव करना। तो बेसिकली जो पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। ओके, दैट कुड बी अ सोशल स्ट्रक्चर चेंज, सोशल सोसाइटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उनमें बदलाव, या सोसाइटी में किसी प्रकार का संस्थाओं में बदलाव, या सोसाइटी के अंदर जो इविल्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं या जो बुराइयां हैं उनमें बदलाव, किसी भी प्रकार का बदलाव सोशल चेंज कहलाता है, मतलब सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज। ओके, विद इन दी सोसाइटी एनी काइंड ऑफ चेंजेस, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ए सोशल चेंज। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस जिस सर। हाँ, चेंज इन द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द रिलेशनशिप दैट ट्रांसफॉर्म कल्चर इन सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना, बिल्कुल ठीक है। ओके, कल्चर में सोशल देखो, सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या कल्चरल एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, किसी भी एस्पेक्ट में बदलाव, किसी भी डायमेंशन में चेंज आना, क्योंकि वो सभी की सभी हमारे सोसाइटी का ही हिस्सा है ना, तो वो चेंज जो पैटर्न में बदलाव आ रहा है वो सोशल चेंज कहलाएगा। ठीक है, यस सर, यस सर। तो पहले हम पढ़ेंगे, देखो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी को पढ़ना है, तो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी से पहले हम लोग पढ़ेंगे डार्विन की थ्योरी।
डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके। तो डार्विन की जो थ्योरी है क्या है बताइए, एनीवन कोई बता सकता है थोड़ा? सीधे कि बीटल्स वो वाली है काबिल हो। कि रेड और ग्रीन बीटल्स हैं, वो अपने को चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो और प्रोमिनेंट हो जाती है, जो स्ट्रांग है वो प्रोमिनेंट हो जाती बिल्कुल। और एनीवन? नहीं सर, मतलब जो सर इन्वायरमेंट जिसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा वो ज़्यादा लंबा रह पाएगा। ओके। और इसके लिए अगर फेवरेबल नहीं है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता है। मतलब तो उसको इसके कई हम सारे उस एग्जाम्पल्स हैं। उसको हम बोल अभी सकते हैं जैसे नेचुरल डायनासोर डायनासोर नेचुरल। हाँ बिल्कुल सर। नेचुरल डायनासोर भी सिलेक्शन। खत्म हो गए हम्म। कि वो उसके खुद को अपने उसके हिसाब से वो बदल नहीं पाए। यस। ओके। तो कभी कभी नेचर जो है फेवर कर देता है किसी स्पीसीज को, क्योंकि कभी कभी कुछ स्पीसीज में ऐसे गुण होते हैं, ऐसे ट्रेंड्स होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं कि वो नेचर उसको फेवर करता है और वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाते हैं और रिप्रोड्यूस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द जनरेशन। तो एक नई स्पीसीज बन जाती है, बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स हु हैव सम काइंड ऑफ वेरी एडवांटेजेस ट्रेंड्स, उनको हम लक्षण बोल सकते हैं या कुछ क्वालिटी बोल सकते हैं, जो कि दूसरों से अलग है, जो कि उसको सरवाइव कराने के लिए हेल्प कर रही है या उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प कर रही हैं। उसको जो फेवरेबल ट्रेड्स हैं, फेवरेबल लक्षणस हैं, जो कि किसी पर्सन को फिट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ओके। तो ऐसे फेवरेबल ट्रेंड्स जो होते हैं वो प्रेवलेंट होते हैं कुछ पॉपुलेशन में, वो जो कि आगे बढ़ती जाती है और उसका एवोल्यूशन होता जाता है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर स्पीसीज आगे बढ़ती जाएगी, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो एक नई स्पीसीज बन के आ जाती है। ठीक है। और जो फेवरेबल नहीं होगा, नेचर के अनुसार नहीं चल पाएगा, ये स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं करा पाएगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट होती जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन में उसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है बेसिक? जो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें रेड बीटल का और ग्रीन बीटल का मतलब हुआ कि जैसे जो रेड यस सर। बीटल है, ठीक है, और जो ग्रीन बीटल है, तो रेड बीटल मतलब हुआ कि जो कीड़े मकोड़े जो रेड होते हैं, मान लीजिए उनका कलर रेड है और एक का है ग्रीन, तो चूंकि वो अपने आप को छुपा सकते हैं, जो ग्रीन बीटल है अपने आप को घास में, पेड़ पौधों के पेड़ के नीचे या पत्तों के नीचे अपने आप को छुपा सकते हैं, तो कोई पक्षी उनको खाएगा नहीं। मान लीजिए दोनों की संख्या बराबर है, इनकी 10 है, इनकी 10 है, तो जो रेड होंगे वो तो उनका कलर रेड होता है, वो अपने आप को नहीं छुपा पाएंगे इतने ज़्यादा, तो दिख जाते हैं, तो उनको पक्षी खा जाएंगे। तो धीरे धीरे करके उनकी संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि इनका कलर रेड है, दे आर नॉट फेवरेबल टू द नेचर, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पा रहे हैं। और जो ग्रीन बीटल है, उनको एक एडवांटेज है, उनका जो ट्रेंड्स है, उनका जो लक्षण है, कलर जो है, वो कहीं ना कहीं उसको चांस मिल रहा है सर्वाइव करने का, क्योंकि वो अपने आप को छुपा पा रहा है, वो अपने आप को सर्वाइव करा पा रहा है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, मतलब नेचर के अनुसार वो चल पा रहा है। तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, और इनकी संख्या कम होती जाएगी क्योंकि ये खत्म होते जाएंगे, इनको पक्षी वगैरह खा जाएंगे। रेड है क्योंकि वो दिख रहे हैं, तो इजीली तरीके से वो जो है भोजन बन जाएंगे और पक्षियों का। और जो ग्रीन है वो अपने आप को छुपा पाएंगे, बचा पाएंगे, क्योंकि कलर ग्रीन है। ओके। तो इनके ये एक फेवरेबल ट्रेड्स है, उनका जो लक्षण है वो फेवरेबल है, जो कि उनको बढ़ा रहा है लगातार। ओके। समझ में आ रहा है? तो जो सर्वाइवल यस ऑफ सर, यस सर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, तो जो नेचर के अनुसार चल पा रहा है, जो फिट है, ओके, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो फिट है क्योंकि उसके पास कुछ फेवरेबल ट्रेड्स हैं, कुछ एबिलिटी है, जिसके माध्यम से वो जो है एक जनरेशन से एक जन से दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ रहा है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है। इसको हम यार नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो वेरिएशन यस है, सर, यस सर। यस यस, जो वेरिएशन है या जो एडवांटेज वेरिएशन है, वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होती जाएंगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो है एक नई स्पीसीज बन के आएगी फिर, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी की संख्या कम होती जाएगी, तो वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, इसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं, कि स्पीसीज कैसे इवॉल्व हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे डिस्टिंक्ट होते जा रही है। ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा, दैट इज द सोशल डार्विनिज्म। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या जो सोशल डार्विनिज्म है, उन्होंने इस थ्योरी का यूज किया, या इससे इंस्पायर होकर के उन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बोला, सेकंड,
ये किसके द्वारा दी गई थ्योरी? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट। ओके, तो ये क्या थ्योरी बोलती है, एनीवन बताइए? कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, जिस प्रकार से सोशल जो हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, सॉरी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है, उसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी, सोसाइटी भी इसी प्रकार से एवॉल्व करती है, राइट? ह्यूमन सोसाइटी जो है इसी प्रकार से, जो कैपेबल होते हैं, ये जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं, सक्सेसफुल ग्रुप होते हैं, जो कि नेचुरली फेवरेबल हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, जिनके पास पावर है, वेल्थ है, सोशल डोमिनेंस है। ओके, जो कि कम कैपेबल होते हैं, लेस कैपेबल होते हैं, कम सक्सेसफुल होते हैं, वो धीरे धीरे, जो अनफिट होते हैं, वो पीछे छूटते जाते हैं। ओके, तो ये जो थ्योरी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, इन्होंने उसको जोड़ के देखा है सोसाइटी से, कि सोसाइटी भी इसी प्रकार से इवॉल्व करती है, जिस प्रकार से जो स्पीसीज इवॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी में। ओके, तो जो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर बात की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो रिच हैं, टैलेंटेड है, जो एनर्जेटिक हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, और जो कि लेजी है, पुअर है, अनफिट हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके एलिमिनेट होते जाएंगे। ओके, इसको हम बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट। ओके, तो सेम प्रोसेस जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में फॉलो होता है, वही सोशल एवोल्यूशन या सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी में बताया इन्होंने, कि किस प्रकार से सोसाइटी भी इवॉल्व होती है इसी प्रकार से, सेम प्रोसेस के माध्यम से, कि जो कि सर्वाइव करा पाते हैं अपने आप को, जो रिच हैं, जो टैलेंटेड है या जो एनर्जेटिक हैं, ओके, वो स्ट्रगल करेंगे, वो मेंटेन कर पाएंगे अपने आप को, सर्वाइव करा पाएंगे। और जो कि लेजी हैं या पुअर हैं, जो कि अनफिट हैं, किसी प्रकार से डिसेबल्ड हैं, वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाएंगे, या पीछे छूट जाएंगे, मतलब एलिमिनेट का मतलब। तो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है इसी वजह से, क्योंकि जो सोशल वर्क का हमारा जो मेन प्रिंसिपल है, हम लोग सोशल वर्क पढ़ते हैं, तो जो सिद्धांत है वो इसके जस्ट अपोजिट है, इसके खिलाफ है सोशल डार्विनिज्म की। क्योंकि इसमें जो लेजी या जो पुअर है, जो अनफिट है, उन पर भी हमारा फोकस होता है कि उनको किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जो कि फिट है या एनर्जेटिक है, उनको उन्हीं जैसा कैसे बनाया जाए। तो उनको एलिमिनेट नहीं करना होता है, लेजी को, पुअर को, अनफिट को, जबकि उनको भी उसी प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाना होता है, कि सब मिलकर के जो है वो सोसाइटी का हिस्सा बन पाए। तो जो सोशल वर्क का जो मेन प्रिंसिपल है या जो फिलोसफी है, दैट इज अगेंस्ट द सोशल डार्विनिज्म थ्योरी। क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। हम्म। इस तरह ऊपर वाली किसकी थी थ्योरी, डार्विन थ्योरी? वो डार्विन की थ्योरी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो स्पीसीज है दुनिया भर की, कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे जो है खत्म हो जाती हैं, उसका इन्होंने चर्चा की है। वो जो सोशल डार्विनिज्म है, इन्होंने वो थ्योरी को सोसाइटी में ऐड कर दिया, मतलब सोसाइटी को इन्होंने एक्सप्लेन किया उस थ्योरी से, इसलिए उसको सोशल डार्विनिज्म बोला गया। सोच उसको चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था, सोशल जो पहले वाला था हाँ, वो हाँ ये डार्विन। तो वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, वो मैन थ्योरी है। और ये जो सोशल डार्विनिज्म थ्योरी है, ये इस पे आधारित है, मतलब इन्होंने इसका कंसेप्ट को सोसाइटी में इन्होंने ऐड फिर इसको किया। सोशल साइंस पे हाँ, आधारित करके वही मैं बताया। बता रहा हूँ कि जो पहली वाली थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, उसको इन्होंने यूज किया सोसाइटी में, और बताया कि जैसे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है, उसी प्रकार से सोशल एवोल्यूशन होता है, मतलब सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी है, वो भी उसी प्रकार से इवॉल्व करती है, वही कंसेप्ट पर, जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। यस सर। हाँ ये सर। नेक्स्ट थ्योरी हम बात करेंगे, अगस्टस कॉम्टे की थ्योरी है, दैट इज, क्या नाम है इस थ्योरी का? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। ओके, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में क्या बताया है अगस्टस कॉम्टे ने, एनीवन? तो थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और वो साइंटिफिक। हाँ बिल्कुल। ओके, ये बेसिकली तीन स्टेज की इन्होंने चर्चा की है, इसको बेसिकली हम लोग को आगे पढ़ना था, लेकिन अभी ये पढ़ा देते हैं, या फिर पहले हम वो डिस्कस कर लें, डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसको रुक जाओ पहले, वो फिर स्किप हो जाएगा।
ओके, ये किसके द्वारा दी गई है? मतलब कार्ल मार्क्स का जो प्रिंसिपल है उस पर आधारित है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी डिवाइड है बिकॉज कहीं ना कहीं एक कंट्रडिक्शन, एक कन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, पावर और वेल्थ और समथिंग, राइट। तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो हमेशा जो है कोशिश करती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका कंट्रोल उनके हाथ में रहे, वो उसको ओन करें। और जो प्रोलेटेरिएट है, ओके, जो लेबर क्लास है, उनको सफ़र करना पड़ता है, ओके, वो उनके लिए काम करते रहते हैं। तो ये हमेशा कोशिश की जाती है जो कैपिटलिस्ट क्लास की, कि जो स्टेटस को बना हुआ है, मतलब जो प्रेजेंट अवस्था है, इसको हम स्टेटस को बोलते हैं। इसको प्रेजेंट स्टेट बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन बोल सकते हैं सोसाइटी की, या प्रेजेंट स्टेटस बोलते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट अवस्था जो है सोसाइटी की वो बनी रहे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कंट्रोल है या जो पावर है उनके हाथ में रहे, उनके पास पॉलिटिकल पावर रहे, सब कुछ रहे, और वो हमेशा जो है एक्सप्लॉइट करें प्रोलेटेरिएट क्लास को। तो इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर कंट्रडिक्शन रहेगा, कन्फ्लिक्ट हमेशा रहती है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तनीषा, सोशल स्टैटिस्टिक्स एजेल मॉडल मैं सभी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। ठीक है, अभी एक एक करके जो हम समझ रहे हैं उसको समझिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? स्टेटस को की बात कर रहा था, मतलब सोसाइटी के अंदर जो है हमेशा एक बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, वेल्थ एंड पावर, इसकी वजह से एक कन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा, एक कंट्रडिक्शन हमेशा रहता है। ओके, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करता है जो लेबर क्लास को, और कोशिश करता है कि जो प्रेजेंट अवस्था है हमेशा बनी रहे, उसको हम बोलते हैं थीसिस। थीसिस को क्या बोल रहे हैं हम? एक स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, स्टेटस को बोल सकते हैं, एक प्रेजेंट अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं मैकेनिज्म फॉर चेंज। इसको बोल सकते हैं अपोजिशन। अपोजिशन कौन है यहाँ पर? जो वर्कर क्लास है, वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, प्रोलेटेरिएट है, तो वो एंटीथेसिस का काम करेंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट में एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो वो एज ए एंटीथेसिस का काम करेंगे, वो एज ए मैकेनिज्म काम करेंगे फॉर बदलाव, फॉर द चेंज, सो एज ए अपोजिशन। ठीक, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है इसमें सिंथेसिस। लिखना बड़ा मुश्किल है। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों के बीच में कंट्रडिक्शन होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, मतलब कन्फ्लिक्ट होगा, इसको हम प्रोग्रेस बोलेंगे। क्लैश, क्लैशिंग बिटवीन दिस टू। तो इसके बाद जो रिजल्ट होगा जिसको प्रोग्रेस बोल रहे हैं उसको हम सिंथेसिस बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताइए। ओके, तो हाँ मैंने सर। पहले मैंने बताया थीसिस के बारे में, देखो इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट अवस्था, ओके, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है ये आपके दर्शाते हैं। देखो डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है? डायलेक्टिक का मतलब होता है एक प्रोसेस है बेसिकली, जिससे हम बदलाव जो हो रहा है, जो चेंज हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उस चेंज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डायलेक्टिक। ओके, तो उस इस मेथड का मतलब इस कंसेप्ट का यूज करके हम समाज के अंदर जो बदलाव हो रहा है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है थियसिस, दूसरा होता है एंटीथेसिस, तीसरा होता है सिंथेसिस। ओके, थीसिस का मतलब होता है कि प्रेजेंट अवस्था, स्टार्टिंग पॉइंट या स्टेटस को, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो डोमिनेंट क्लास है या जो जिनके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एज ए स्टार्टिंग पॉइंट काम करेंगे, वो हमेशा चाहेंगे कि सोसाइटी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे। ओके, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर बना रहे। दूसरी है यहाँ पर एंटीथेसिस, जो कि